नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोग जानते हो सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को होगी। पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं जो कि क्लास 7th ज्योग्राफी का ही है, जहां से आपकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न पूछने वाला टॉपिक आज की इस वीडियो में यहां पर आपको कराऊंगा। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर कर लिया, आपको 5 नंबर इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको यहां पर महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या तटबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इसी टॉपिक से। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील, क्या कहलाता है। इसी टॉपिक में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोयस, छत्रक-शैल, हिमोड़ या स्टैक। ठीक है, लोयस आपका हो गया छत्रक-शैल, हिमोड़, स्टैक, समुद्री गुफा और समुद्र द्वारा जितने भी निर्मित आपकी आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर कर लिया, एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं। डेल्टा, तटबंध, चाप झील या नदी मुहाना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी की किस लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो में सभी लोगों को कमेंट करना अति आवश्यक है। सभी लोग एक एक करके सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है, हमारी बदलती पृथ्वी। इस टॉपिक में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। आइएगा यहाँ पर शुरू करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। यानी कि जो प्लेटें हैं, स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, वो प्रतिवर्ष क्या करती हैं, वो प्रतिवर्ष चारों ओर घूमती रहती हैं। कितना घूमती हैं, लगभग कुछ मिलीमीटर तक ये घूमती हैं। और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम के लिए। कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, जो आपका मैग्मा है, मैग्मा में जो गति होती है उसी के कारण प्लेटों में क्या होता है, प्लेटों में भी गति उत्पन्न होती है, जिस कारण वो चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब प्लेटों में परिवर्तन होता है तब पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल। इंग्लिश में इसको एंडोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। जो क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित बल होता है उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। जबकि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, ऊपरी सतह पर जो बल उत्पन्न होता है उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बल महत्वपूर्ण है, अंतर्जनित बल और आपका बहिर्जनित बल। ठीक है, पृथ्वी के कितने बल होते हैं, दो बल होते हैं। आंतरिक बल को क्या कहा जाता है, अंतर्जनित, और जो बाहरी सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनित बल के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। एक पॉइंट यहाँ पर और दिखाया गया है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित आपका बल। ठीक है, अंतर्जनित जो बल है ये आपके दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। ठीक है, और वहीं बहिर्जनित जो बल है इसको अपर्दन और निक्षेपण में यहाँ पर बांटा गया है। जो आपका ये टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, भूकंप आपका आ जाएगा आकस्मिक बल में, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपण में आपका पर्वत निर्माणकारी बल यहाँ पर आ जाएंगे। और अपर्दन निक्षेपण की यहाँ पर बात करें तो नदी है आपकी आ जाएगी, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। जो आपका यह टॉपिक है, ये टॉपिक इन्हीं चीजों पर यहाँ पर आधारित है। नदियों द्वारा जो निक्षेपण होता है, उनके द्वारा जो आकृतियों का निर्माण होता है, उनका यहाँ पर अध्ययन है, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा और हिमनद के द्वारा। चलिए यहाँ पर आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, जैसे कि प्रमुख शब्दावली की यहाँ पर बात की जाए। किसकी प्रमुख शब्दावली, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्थल खंडीय या स्थल मंडलीय जो आपकी प्लेट है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें क्या होती हैं, टिकी रहती हैं। उन्हीं को स्थल मंडलीय प्लेट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ज्वालामुखी की। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर ज्वालामुखी की बात करेंगे। ज्वालामुखी आपका कैसा बल है, ये आपका आकस्मिक बल है, यानी कि अचानक होने वाला आपका बल हो जाएगा। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है ज्वालामुखी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आपकी ये परपटी जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है और उसके नीचे आपकी मेंटल होती है और सबसे नीचे आपकी क्या होती है, क्रोड आपकी होती है। ठीक है, तो सब लावा आपका इस प्रकार से बाहर निकलता है। जो बाहर जो निकलता है वो जो द्वार होता है उसी को क्रेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी निकास नली कह लो या निकास वाली ये आपकी जगह है जिसको वेंट के नाम से जाना जाता है। और ये लावा जो है, ये लावा आपका बाहर आ जाता है पिघला हुआ, जो कि मैग्मा आपका बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर इसी की यहाँ पर बात करते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं भूकंप। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कांप जाना, यानी कि पृथ्वी की सतह का कांप जाना ही भूकंप कहलाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर जूम, आपको दोबारा समझाने के लिए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जहां से भूकंप जिस स्थान से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, या जहां से आपका कंपन आरंभ होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। चलिए आपको यहाँ पर क्या करवाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को करवा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भूकंपीय जहां से तरंगें आपकी उत्पन्न होती हैं, क्या तरंगें या जो लहरें आपकी शुरू होती हैं उस स्थान को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहा जाता है, उसको एपिक सेंटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि सबसे पहले अनुभव किया जाता है कि भूकंप
का जो केंद्र है उसको उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं, जहां से भूकंप आपका शुरू हुआ है। जबकि जहां पर भूकंप ये तरंगे जो आपकी शुरू होती हैं या आरंभ होती हैं उसको अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आपको वहां पर एनसीईआरटी पुस्तक में दोबारा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भूकंपीय तरंगों जहां पर उत्पन्न होती हैं उनको अधिकेंद्र कहते हैं। जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उनको उद्गम केंद्र कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन की बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं, यानी कि जो तरंगे हैं वो कहां पर उत्पन्न होती हैं, आपकी अधिकेंद्र में उत्पन्न होती हैं। जबकि उद्गम केंद्र किसको कहा जाता है, जहां से कंपन का आरंभ होता है या भूकंप का आरंभ होता है। आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। चलिए अब आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर बात करेंगे जो आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगे, पी तरंगों को कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी 3 तरंगे, पी, एस और एल। चलिए आगे आपको यहाँ पर बताते हैं। आगे जो यहाँ पर बताया गया है वो भी आपको यहाँ पर जानना अति आवश्यक है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन हो गया, तालाब में मछलियों की उत्तेजना हो गई और सांपों का धरातल पर आना, ये सभी भूकंप के संकेत होते हैं, ठीक है। और एक भूकंप का यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। भुज में एक आपका भूकंप आ गया था जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। भुज कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात करें, ठीक है, भूकंप जो मापा जाता है उस यंत्र को किस नाम से जानते हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं उस यंत्र को। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिक्टर स्केल में मापी जाती है। जबकि यंत्र की बात करें, मापन वाला यंत्र कौन सा है, तो उस यंत्र का नाम है भूकंप लेखी, उस यंत्र का नाम है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर बताया गया है जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होगी या उससे कम होगी उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा, यानी कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर जिसकी भूकंप तीव्रता कितनी है, 2 रिएक्टर है। आगे यहाँ पर बताया गया है जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि वो वस्तुओं के गिरने को दर्शाता है 5 वाली, ठीक है। और जिसकी तीव्रता 6 होती है, 6.0 होती है, उससे क्या होता है, अधिक या बहुत शक्तिशाली होती है, वो आपकी बहुत शक्तिशाली होती है। अगर 7 की बात करी जाए, ये सबसे खतरनाक होती है, यानी कि अधिक सर्वाधिक इसमें हानि होती है। चलिए आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज और बताई गई है, भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप से बचाव की तैयारी, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आपको छिप जाना चाहिए। और किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए भूकंप के दौरान, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां हैं, इमारतें हैं, तस्वीर हैं, फ्रेम है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। और पहले से तैयार रहना चाहिए। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए और आपदा का सामना विश्वास से करें। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियां। यहीं से सर्वाधिक सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन के नाम से जानते हैं। वायु, जल आदि अपदरित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, ये आपके अपर्दन ले जाते हैं। और क्या होता है, एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, यानी कि एक स्थान पर इनको छोड़ देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं।
क्या करते हैं, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, आपके अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज को यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद वहां पर बात करेंगे नदी के कार्य और उनके जो हैं, उन नदियों के द्वारा जो आकृतियों का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। विश्व में विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, अगर बात करी जाए दक्षिण अमेरिका का, यहाँ से मिलान से भी क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण अमेरिका का है वेनेजुएला का है एंजल जलप्रपात। वहीं अगर अमेरिका में कनाडा की बात की जाए और तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो स्थित आपका जलप्रपात है उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। अगले जलप्रपात की अगर बात की जाए जो कि अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, उसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि सर्वाधिक आपके बड़े जलप्रपात हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नदी के कार्य। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं, और सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। चित्र के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब जो नदी है किसी ऊंचे स्थान से आती है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पर्वत है किसी भी, और उसको जब ढाल वाली भूमि मिल जाती है इस प्रकार से वो नीचे आ जाती है तो यहाँ पर एक झरना टाइप का कुछ बन जाता है। ठीक है, जल गिरने लगता है नीचे इस प्रकार से, यहाँ पर आपको आकृति में दर्शाया गया है। यही आपका होता है जलप्रपात। क्या होता है? यही आपका होता है जलप्रपात। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो नदी सबसे पहले किस आकृति को बनाती है? सबसे पहले ये बनाती है जलप्रपात को, मतलब कि सबसे पहले बनाती है। आगे यहाँ पर बताया गया है जब जो नदी है वो प्रवेश कहाँ पर करती है? मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इनके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है तो उस मोड़ों को विसर्प के नाम से जानते हैं। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी लोगों ने यहाँ पर जान लिया होगा, विसर्प कहलाता है। विसर्प का मतलब होता है सर्प वाली आकृति, यानी कि जो सांप होता है वो कैसे रेंगता है? वो आपका ऐसे 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 से रेंगता है। जब नदी भी जब आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब नदियां भी इसी आकृति में बहती हैं या प्रवेश करती हैं या मुड़ जाती हैं या मोड़ बनाकर बहती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को यहाँ पर विसर्प के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं, ठीक है, और एक अलग झील बनाते हैं जिसको चाप झील के नाम से जानते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ जो मैदान है वो कैसा हो जाता है? वो आपका बाढ़कृत मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इतना आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया नदी के बारे में, ठीक है। आगे यहाँ पर और बताया गया है हो जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? वितारिका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ नदियां इतनी धीमी हो जाती हैं कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं।
प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे लास्ट में किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। यह चित्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो आपकी नदी है सबसे पहले कौन सी आकृति बनाती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। जब आपकी नदी आती है इस प्रकार से, जब नीचे नीचे वाले ढाल वाले क्षेत्र में बहती है, तब ये जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जल प्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद ये किसका निर्माण करती है? जब ये मैदान में आ जाती है, जब नदी मैदान में बहती है मोड़ों में, तो उसको कहते हैं विसर्प। यहाँ पर आकृति आपकी दर्शाई गई है इस प्रकार से, यही आपकी हो जाएगी विसर्प की आकृति। ठीक है, विसर्प के बाद क्या करती है नदी? वो मतलब कि चाप झील का निर्माण करती है, यानी कि कुछ हिस्सों का जल इधर उधर बिखर जाता है, तो वही आपकी हो जाती है चाप झील। और किनारों में आपकी हो जाते हैं ये तटबंध, जहां पर जल भर जाता है वही आपका हो जाता है तटबंध। ठीक है, और उसके बाद किनारों पर क्या आ जाती है? बाढ़ भी आ जाती है किसी भी मौसम में, तो वहां पर बाढ़कृत मैदान का भी निर्माण हो जाता है। इतना आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, और वितारिका में भी आपकी नदियां विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, मुख्य नदी जो है ये आपकी कई भागों में यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो यही आपकी क्या होगी? वितारिका कहलाती है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और सबसे लास्ट में किसका निर्माण करती है? सबसे लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे समुद्र तरंग के कार्य, जो कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये समय के साथ ये टकराती रहती हैं सैलों से एक दूसरे से, और स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। जो समुद्री तरंगे हैं वो टकराती रहती हैं और दरार भी उनमें विकसित हो जाते हैं, और इनका जो आकार है समय के साथ वो बड़ा आकार भी हो जाता है और चौड़ी भी हो जाती हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चित्र भी आपको दिखाया गया है, समुद्री गुफा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आगे यहाँ पर बताया गया है कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसको तटीय मेहराब बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं? तटीय मेहराब बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तटीय मेहराब का चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसमें केवल छत जैसी आकृति आपको नजर आएगी। आगे यहाँ पर बताया गया है, आगे क्या बताया गया है? लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी समुद्री गुफा बनती है। समुद्री गुफा जब आपकी उसमें भी अपरदन होता है, उसके बाद आपका तटीय मेहराव बन जाता है, और तटीय मेहराव के बाद उसमें भी लगातार अपरदन होता है, तो वो तटीय मेहराव है जिसको छत के नाम से भी जानते हैं, उसको भी क्या कर देता है? तोड़ देता है। तब क्या बनता है? केवल दीवार जैसी एक संरचना बनती है। दीवार जैसी जो संरचना है या आकृति है उसी को स्टैक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्टैक को भी आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए आपको फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले समुद्री गुफा बनती है, उसका जब अपरदन या उसका जो है वो आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका तटीय मेहराव निर्मित होता है। उसके लास्ट में आपका स्टैक, जिसको दीवार जैसी ऐसी संरचना के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दीवार जैसी संरचना को क्या कहते हैं समुद्री में, तो उसको स्टैक के नाम से जानते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु के नाम से जानते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा एवं पुलिन का निर्माण करती हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछा गया है कि समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है। समुद्री गुफा जो है उसका निर्माण कैसे होता है? कैसे होगा? जो आपकी समुद्र की जो तरंगे हैं उनमें क्या होगा? निक्षेपण होगा, तो उसी से आपकी क्या होगी? समुद्री तरंगों का निर्माण होगा। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण आपको यहाँ पर बताना है।
तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, जो कि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पवन का इसमें कोई कार्य नहीं होता है, ना ही मानव की कोई गतिविधि होती है, ना ही इसमें सैल गिरते हैं, जबकि सैल एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं समुद्री तरंगों के साथ। राइट आंसर होगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया से समुद्री गुफाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर आ चुका है आपके हिमनद के कार्य। किसके कार्य? हिमनद के कार्य की यहाँ पर बात करेंगे। मैंने आपको नदी के कार्य भी करवा दिए, उसके बाद मैंने समुद्र तरंग के कार्य भी आपको करवा दिए। किसके कार्य? समुद्र तरंग के कार्य भी करवा दिए। अब बात करेंगे हिमनद के कार्य। ठीक है, तो हिमनद के कार्य क्या हैं, आपको यहाँ पर भी महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भू दृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो हिमनद का जो है क्या है, निक्षेपण। हिमनद का जो निक्षेपण है वो क्या कहलाता है? हिमोड़ कहलाता है। याद रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर करवा देते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हिमोड़ कहा जाता है। समुद्री गुफा थोड़ी ना कहा जाएगा। समुद्री गुफा का निर्माण होता है समुद्र की तरंगों और उनके जो तरंगों के जो अपरदन है और निक्षेपण है उसके द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, लोयस के बारे में अभी पढ़ेंगे, यानी कि लोयस की बात करी जाए तो ये आपकी मतलब कि पवन द्वारा बनाया जाता है रेगिस्तान वाले इलाके में। और तटबंध किसका निक्षेपण है? ये आपकी नदी का निक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो आपने यहाँ पर समझा, हिमनद क्या होगा? हिमोड़ हो जाएगा। बात करेंगे पवन के कार्य, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगिस्तान में अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है, तो है आपका पवन। ठीक है, पवन कहाँ पर ये निक्षेपित करेगा चीजों को? वो करेगा रेगिस्तान वाले इलाके में, जहां पर क्या पाया जाता है? बालू, रेतीली बालू आपकी पाई जाती है। आगे यहाँ पर बताया गया है रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिनको कहा जाता है छत्रक सैल। ठीक है, पवन द्वारा जो निर्मित आकृति है, ठीक है, या निक्षेपित आकृतियां हैं, उनको छत्रक सैल के नाम से जानते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी सैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। क्या बनती है? छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण इस प्रकार से कर देती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको बालू डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू के कण विस्तृत रूप या क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि सभी जगह पर फैल जाते हैं बालू के कण, तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? आपने दोस्तों यहाँ पर समझ लिया कि जो पवन के द्वारा जो निर्मित आकृति है या निक्षेपित आकृति है उसको लोयस कहते हैं, और ये छत्रक सैल का निर्माण करती है, जो कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में निर्माण करती है। यहाँ पर आपने इतना समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री गुफा तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता आपकी नहीं है? सैल विशेषता है इसमें, किनारा विशेषता है क्या? समुद्री गुफा इसमें विशेषता है समुद्र तरंग की। समुद्र तरंग की विशेषता यहाँ से आपसे पूछी गई है। समुद्री जो गुफा है ये भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सैल मतलब होता है आपकी चट्टाने। क्या होता है? चट्टाने होती है। किनारा इसमें क्या है? किनारा क्या होगा? किनारा इसमें नहीं होगा, और सभी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद किसका निर्माण करती है? हिमनद जो है आपका वो निर्माण करती है किसका?
वो हिमोड का निर्माण करती है, यानी कि उसके द्वारा निक्षेपित जो आकृति है उसको हिमोड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी आपकी होती है, आकस्मिक घटना हो जाएगी। छत्रक शैलें कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपकी रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपकी नदी घाटी में पाई जाती हैं, चाप झीलें। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार पुनः आप लोग इन क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। समुद्री गुफाओं का निर्माण समुद्र की तरंगों में जो उत्पन्न आपकी जो निक्षेपण है और अपरदन है उसी के द्वारा समुद्र गुफा का निर्माण होता है। जबकि लोयस है ये किसके द्वारा? पवन के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? लोयस का निर्माण होता है। कहाँ पर? रेगिस्तान वाले इलाके में इसका निर्माण होता है। और तटबंध किसका है ये निक्षेपण? ये है आपकी नदी का। किसके? नदी का है, आपका तटबंध है, जलप्रपात है, वितारिका है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा अच्छे ढंग से। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर आपको करा देता हूँ। अगला क्या है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, मुड़ जाती है, मोड़ बनाकर बहती है, वो आपकी विसर्प की आकृति यानी कि ऐसे ऐसी बहती है, तो उसकी जो आकृति है वो आपकी मींडर कहलाती है, यानी कि विसर्प आकृति कहलाती है। तटबंध किसके द्वारा बनाया जाता है? ये भी नदी के द्वारा निक्षेपित आकृति है। बाढ़ का मैदान नदी के द्वारा निक्षेपित आकृति है। आपकी विसर्प भी हो जाएगी और चाप झील ये भी आपके नदी के द्वारा निक्षेपित एक आकृति है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर? यहाँ से पूछा गया है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लोयस। क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान जो इलाका है वहां पर इनका निर्माण होता है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नदी मुहाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण क्या था? तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। समुद्र की जो तरंगे हैं उसमें क्या होता है? अपरदित होती रहती है और निक्षेपित होती रहती हैं, सैलों के साथ टकराती रहती है और दरार उसमें विकसित हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है? आपकी समुद्री तरंगे बनती हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन एक यहाँ पर राइट आंसर इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्या था यहाँ पर? भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसको कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे तरंगों की बात की जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल तटीय क्षेत्रों अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। तटीय क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई। तटीय क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा विनाश कर सकता है? सुनामी करेगा, ज्वालामुखी करेगा, या ज्वार भाटा करेगा, या भूकंप? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए यही तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।